हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, हम लोग जो 8 दिनों का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का मैराथन रखे थे, आज उसका लास्ट दिन है। आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस करके कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है। सो हम लोग पिछले 7 दिनों में थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया था, बट हम लोग पिछले 7 क्लास में 7 लेक्चर में पूरा का पूरा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत अच्छे से कवर किए। अगर आप लोग ये पहला वीडियो देख रहे हो तो जाओ, प्लेलिस्ट किया हुआ है, आप लोगों को सातों का सातों वीडियो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन में रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों का 40 मार्क्स का टैक्स का पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस का ही होने वाला है। सबसे ज्यादा मार्क्स यही कैरी करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? देखो, एक चीज होता है सिटीजनशिप, एक होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि कोई इंसान, कोई पर्सन कौन सा देश में रहता है, कौन सा देश में रहता है, उसका फंडामेंटल राइट्स उस देश का उस पर लागू होता है कि नहीं, वहां का वोटिंग राइट उसके पास है कि नहीं, वो सिटीजनशिप से पता चलता है। ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस ये कभी नहीं बताता है कि वो कहाँ का इंसान है, वो इंडियन है, वो चाइनीज है, वो अमेरिकन है, कहाँ का इंसान है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं बताता है, वो सिटीजनशिप बताता है। ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस तब क्या काम आता है? रेसिडेंशियल स्टेटस एक इंसान का टैक्सेशन पर्पस के लिए निकाला जाता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टैक्सेशन पर्पस के लिए एक इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है कि कोई पर्टिकुलर इनकम जो वो कमा रहा है वो उसके हाथों में इंडिया में टैक्स होगा कि नहीं होगा, इंडिया में टैक्स होगा कि नहीं होगा, इसी को जानने के लिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। डन। कोई भी पर्टिकुलर इनकम एक पर्सन के हाथों में इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, उसको निकालने के लिए, उसको हम लोग को जानने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी है। डन। रेसिडेंशियल स्टेटस में, रेसिडेंशियल स्टेटस को, किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस को 2 भागों में बांटा गया। एक, या तो वो रेसिडेंट इन इंडिया होगा या फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। एक होगा रेसिडेंट इन इंडिया, एक होगा नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा, अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है तो किस तरह का रेसिडेंट है? ये इंडिविजुअल के केस में है, ये इंडिविजुअल के केस में है। अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है तो किस तरह का रेसिडेंट इन इंडिया है? एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो भैया ये हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कैसे पता चलेगा? तो इसका कुछ रूल्स है, इसका कुछ रूल है। ठीक है, वो रूल हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसका बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर में निकाला जाता है। एक पर्सन का एवरी प्रीवियस ईयर में, एवरी प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरी प्रीवियस ईयर के अंदर हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा बोल रहा है एक साल में, एक प्रीवियस ईयर में वन स्टेटस इन वन प्रीवियस ईयर फॉर ऑल इनकम। क्या बोले भैया? भैया ऐसा नहीं है हम एक इनकम के लिए मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट दिखाएंगे, दूसरे इनकम के लिए हम रेसिडेंट दिखाएंगे। बोल रहे एक प्रीवियस ईयर में एक इंसान का एक ही स्टेटस होगा, या तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट में या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ठीक है। एक साल में वो एक ही स्टेटस रख सकता है, वो भी सारे इनकम के लिए उसको एक ही स्टेटस रखना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर एक इनकम के लिए दूसरा स्टेटस और दूसरा इनकम के लिए दूसरा स्टेटस नहीं दिखा सकता है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अ पर्सन कैन हैव सेम स्टेटस फॉर
डिफरेंट कंट्री। अब देखो, हो सकता है वो रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट इन अमेरिका दोनों हो जाए, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट अमेरिका दोनों हो जाए। कैसे होगा? वो हो सकता है इसका रूल जो बोल रहा है उसका रूल जो बोल रहा है दोनों फॉलो कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है एक बार वो अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो वो दूसरे कंट्री में रेसिडेंट नहीं हो सकता है। रेसिडेंट वो एक साथ दो कंट्री का भी हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है पर्सन कैन हैव सेम स्टेटस, उसका सेम स्टेटस हो सकता है डिफरेंट अलग अलग कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका हम लोगों को कैलकुलेशन से पहले याद रखना जरूरी है कि भैया सबसे पहले क्या है, हर प्रीवियस ईयर में जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैलकुलेट होगा, हर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होगा। वन स्टेटस इन वन प्रीवियस ईयर फॉर ऑल इनकम, बोल रहा है एक ही स्टेटस होगा प्रीवियस ईयर में और वो भी हर इनकम के लिए, अ पर्सन कैन हैव सेम स्टेटस फॉर डिफरेंट कंट्री, एक ही स्टेटस डिफरेंट कंट्री के लिए हो सकता है। डन। तो ये था कुछ पॉइंट्स। और अब हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल में कौन सा रेसिडेंट इन इंडिया होगा, कौन सा नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा, कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, कौन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। इसका कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, वो रूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का इंडिविजुअल के केस में हम लोगों का कुछ बेसिक कंडीशन दिया हुआ है, अगर हम लोग उसको फुलफिल करते हैं तो वो रेसिडेंट इंडिया कहलाता है, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो नॉन रेसिडेंट इंडिया कहलाता है। तो वो जो भी रूल्स है वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर हम लोगों को दो रूल दिया गया है। पहला है स्टेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर बोल रहा है अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहता है या और वो 182 डेज नहीं रहता है, स्टेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर एंड 365 days in 4 year immediately preceding relevant previous year। क्या बोल रहा है कि अगर कोई इंडिया में 182 डेज और मोर रहता है, कितना 182 दिन से ज्यादा रहता है, या फिर वो 182 दिन नहीं रह रहा है 60 डेज रह रहा है, कितना दिन 60 डेज, तो हम लोग देखेंगे अगर वो इस प्रीवियस ईयर में 60 दिन है तो क्या उसके पिछले जो 4 प्रीवियस ईयर था उसमें टोटल मिला के 365 दिन है, उसमें टोटल मिला के 365 दिन है कि नहीं है ये चेक करेंगे, ठीक है। पहले चेक करेंगे कि वो 182 डेज है कि नहीं है, मान लो 180 डे है तो मतलब वो 60 डे से ज्यादा है। अगर वो 60 डे से ज्यादा है तो देखेंगे, चेक करेंगे कि पिछला 365 दिन क्या वो पिछले 4 साल में 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन पूरा कर पा रहा है कि नहीं। जैसे मान लो अभी का हम लोगों का असेसमेंट ईयर 2025-26 चल रहा है, तो 24-25 के अंदर कोई बंदा 182 डेज और मोर रहा कि नहीं, सबसे पहले तो ये देखेंगे। अगर वो नहीं है, वो 60 दिन से ज्यादा है कि नहीं देखेंगे। अगर वो 60 दिन से ज्यादा है तो क्या 2023-24, 22-23, 21-22 और 20-21, 1 2 3 4, इस 4 साल के अंदर 365 दिन है कि नहीं। अगर ये पूरा कर लेता है, मतलब यहां 60 दिन से ज्यादा है, इस तारीख को 60 दिन से ज्यादा है और इस चारों को मिला के वो 365 दिन पूरा कर लेता है, तो ये कंडीशन वो फुलफिल कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस दोनों में से कोई एक कंडीशन को पूरा करना है, दोनों में से
कोई एक, देखो यहाँ और दिया हुआ है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेसिक 2 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन कोई फुलफिल कर देता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाता है, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाता है। अगर कोई दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है, मतलब ना 1 कर पा रहा है ना 2 कर पा रहा है, तो ये नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। डन। अच्छा, ये याद रखना, ये 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा हुआ है, ये 6(1) सी में लिखा हुआ है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 182 डेज या ज्यादा नहीं है, 60 डेज देखेंगे, 60 डेज है तो 365 दिन पिछले 4 साल में है कि नहीं, प्रीवियस ईयर के 4 पिछले प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब ये जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 4 साल के अंदर वो 365 दिन रहा कि नहीं रहा, अगर है तब तो ठीक है, डन, वो आगे बढ़ सकता है, रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। डन। अच्छा, इसके बाद आता है भैया, इसमें कुछ आता है एक्सेप्शन, कुछ आता है एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन में सबसे पहला एक्सेप्शन है कि अगर कोई इंडियन शिप क्रू का मेंबर है, किसका? शिप क्रू का मेंबर है। याद रखना, अगर कोई इंडियन शिप क्रू का मेंबर है, मतलब वो शिप पे जा रहा है इंडिया के बाहर काम के लिए, शिप क्रू का मेंबर है और वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, मतलब इंडिया में ही काम करता है, वो इंडियन है, शिप क्रू से बाहर जा रहा है, तो अब जब शिप जाता है बाहर तो 6-6 महीना 7-7 महीना बाहर रहता है ना, तो उस केस में बोल रहा है ये वाला जो कंडीशन है 6(1) का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन देखेंगे, क्या वो 182 डेज और मोर यहां पे है कि नहीं, 182 डेज और मोर ये है कि नहीं, क्या शिप क्रू का मेंबर, इंडियन शिप क्रू का मेंबर अगर शिप पे जाता है इंडिया के बाहर, उसके केस में 6(1) नहीं लगेगा, उसके केस में 6(1) नहीं लगेगा। डन। याद रखना, शिप क्रू का मेंबर अगर वो शिप से इंडिया से बाहर जाता है तो वो उसको 182 डेज रहना पड़ेगा, वो 60 डे वाला दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकता, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का सिटीजन है, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का सिटीजन है, याद रखना, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का सिटीजन है, मतलब वो इंडिया से है लेकिन वो काम के वजह से या किसी भी वजह से वो इंडिया के बाहर रहता है, और वो इंडिया विजिट किया, घूमने के लिए आया, अगर वो इंडिया घूमने के लिए आया, इंडियन ओरिजिन सिटीजन अगर इंडिया विजिट के लिए आता है, ठीक है, काम के लिए वो बाहर रहता है, वो विजिट करने आया, सिर्फ घूमने आया है, तो उस केस में सब कुछ सेम रहेगा, ये 60 डे वाला कंडीशन चेंज होके 120 डेज हो जाएगा उसके लिए। क्या बोले? तो अगर इंडियन ओरिजिन का सिटीजन इंडिया के बाहर रहता है, वो सिर्फ घूमने के लिए आ रहा है, तो उसके केस में देखेंगे क्या वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा कि नहीं रहा, तो हम लोग दूसरा क्या देखते थे, वो 60 दिन रहा कि नहीं, लेकिन अब उसके लिए 60 दिन नहीं देखेंगे, वो देखेंगे 120 दिन रहा कि नहीं, अगर वो 120 दिन रहा तो साथ में 365 दिन 4 साल में पूरा कर रहे कि नहीं। डन। अगर वो 120 दिन रहा और 365 दिन पिछले 4 साल में होता है, तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। लेकिन इसमें याद रखना, उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम बोल रहा है, उसका इंडिया से 15 लाख से ज्यादा का इनकम होना चाहिए, वो इंडियन में आया, इंडिया में उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, अगर वो इंडिया में आया घूमने और उसका इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रहा है, तभी ये कंडीशन लगेगा 120 दिन वाला। ठीक है, तो क्या बोले, एक बार रिकैप करो बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस को 2 भागों में बांटा गया, एक रेसिडेंट इन इंडिया, एक नॉन रेसिडेंट इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट इंडिया को होने के लिए उसको बेसिक कंडीशन पूरा करना होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, जिसमें बोला गया है कि या तो उसको इंडिया में 182 दिन 182 डेज और मोर रहना है, या फिर 60 डेज रहेगा और उस प्रीवियस ईयर से
पिछला 4 प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 प्रीवियस ईयर में उसको 365 दिन रहना है। कितना दिन? 365 दिन रहना। अगर दो में से कि कोई भी दो में से अगर वो एक कंडीशन भी फुलफिल करता है, दो में से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल कर लेता है, तब वो बन जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया। और नहीं करता, अगर दोनों का दोनों कंडीशन वो फेल कर जाता है तो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर कोई बंदा शिप क्रू का मेंबर है, अगर कोई बंदा शिप क्रू का मेंबर है और ये वो इंडिया से बाहर जा रहा है शिप के बाहर, शिप में होके, तो उसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का जो है 60 डेज और 365 दिन वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। और इंडियन ओरिजिन का सिटीजन अगर है, कोई इंडियन ओरिजिन का है, उसका मम्मी, उसका पापा, उसका दादाजी अगर यहाँ पे था, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, तो उसके केस में बोल रहा है कि उसको उसका इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा होता है, उसका अगर इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा होता है फॉरेन इनकम को छोड़ के, तो देखेंगे कि भैया वो 182 दिन है कि नहीं, और 60 दिन की जगह वो 120 दिन दिखेगा। 60 दिन की जगह 120 दिन रहा कि नहीं, अगर रहा तो 365 दिन पिछले प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 प्रीवियस ईयर के अंदर 365 दिन रहा कि नहीं। ठीक है। तो ये था, इस दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरा करता है तो रेसिडेंट हो जाएगा, नहीं करता है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का बेसिक कंडीशन। ये क्या था? बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ए एंड सी। डन है। आई होप बहुत अच्छे से समझा दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया कैसे निकलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें जानने का जरूरी है कि देखो, वो जो 182 दिन है, जरूरी नहीं वो कंटिन्यू इंडिया में ही रहे। कंटिन्यू स्टे इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब उसको जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में लगातार 182 दिन है। हो सकता है वो जनवरी में आया, फेब में चला गया, फिर अप्रैल में आया, फिर जून में चला गया, तो इस तरह से वो 182 दिन ऑल ओवर उसको गिनेंगे। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो 182 दिन लगातार नहीं है, उसको लगातार रहने का जरूरत नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, बस 182 दिन पूरा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आने, अराइवल एंड डिपार्चर दोनों को कैलकुलेट करेंगे। मतलब जिस दिन वो आ रहा है और जिस दिन जा रहा है, दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इंडिया में ही था। ठीक है। अगर टाइम गिवन है, अगर टाइम गिवन है कि कब आ रहा है, वो 1 बजे उतर रहा है, 12 बजे जा रहा है, तो हम लोगों को टाइम को भी हिसाब करना है और 24 आवर्स को एक दिन लेंगे, 24 आवर्स को 1 डे जोड़ेंगे। मतलब अगर कोई 181 डेज और 23 घंटा रहता है तो भी ये फुलफिल नहीं होता, उसको पूरा का पूरा 182 दिन रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि वो सेम प्लेस पे रहे। जरूरी नहीं है कि कोलकाता में आया तो कोलकाता में ही रहना है, वो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पूरा कल इंडिया घूम सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सेम प्लेस पे 182 दिन रहे, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू 182 दिन रहे, और जिस दिन आएगा जिस दिन जाएगा सब कैलकुलेट करेंगे। डन है, ये सब समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हम लोगों का अगला है एडिशनल कंडीशन। क्या है? एडिशनल कंडीशन। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर हम लोगों को एडिशनल कंडीशन दिया हुआ है। मतलब अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल ये दोनों में से एक कंडीशन पूरा कर लेता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अब बात आता है, क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? इसके लिए भी 2 कंडीशन दिया हुआ है, इसके लिए भी 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है उसको पिछले लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के अंदर, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के अंदर मिनिमम 2 टाइम्स रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। ठीक है। क्या बोले? लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब जो अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है उसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर के अंदर कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार उसको रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर उसका है उसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर के अंदर उसको कम से कम 2 बार रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। मतलब 2 बार कम से कम उसको ये वाला, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा करना पड़ेगा।
इस दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां और मतलब एंड है, मतलब दोनों कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। पहला तो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में 2 टाइम रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा और 730 स्टेज इन इंडिया मोर देन 730 डे और मोर इन 7 प्रीवियस ईयर। बोल रहा है 10 प्रीवियस ईयर के अंदर 2 टाइम उसको रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा और पिछले 7 प्रीवियस ईयर के ऊपर जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर चल रहा है उसके पिछले 7 प्रीवियस ईयर के अंदर उसको कम से कम 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, कम से कम 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। और याद रखना, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर ये दोनों उसमें से दोनों में से कोई एक था, अगर यहां पे वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा, नहीं तो नॉन ऑर्डिनरी कहलाएगा। डन है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब वो ऑर्डिनरी कहलाएगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी डिसीजन कहलाएगा, ठीक है। क्या है कंडीशन? 10 प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम उसको 2 बार रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा और 730 दिन रहना पड़ेगा 7 प्रीवियस ईयर के अंदर। पिछले 7 प्रीवियस ईयर के अंदर, जो भी प्रीवियस ईयर भी चल रहा है उसके पिछले 7 प्रीवियस ईयर के अंदर उसको 730 दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस, ये था हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। इतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। हम इसको बड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत अच्छे से तुम लोग सीख लो और एक छोटा सा वीडियो आएगा, बहुत ज्यादा तो 5 से 7 मिनट का, जिसमें हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स करेंगे, वो कल आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा किए। बहुत अच्छे से देखना, एक बार समझ में आया दोबारा देख लेना, पर इसको करके जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।